नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानते हैं जॉन गोल्सवर्दी के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में। जॉन गोल्सवर्दी वॉज वन ऑफ द लीडिंग लिटरेरी फिगर्स ऑफ इंग्लैंड, यानी कि जॉन गोल्सवर्दी एक मुख्य साहित्यिक लोगों में से एक थे इंग्लैंड के। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जो 20वीं शताब्दी है उसके फर्स्ट क्वार्टर में, यानी एक शताब्दी 100 साल की होती है, तो पहले 25 ईयर्स में ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर। वो एक प्रोलिफिक को आप कह सकते हैं बहुत ज़्यादा लिखने वाले लेखक थे। एंड ही रोट, और उन्होंने लिखी पोइम्स, कविताएं, प्लेज, नाटक, नॉवेल्स, उपन्यास एंड शॉर्ट स्टोरीज और लघु कथाएं। बट हिज फेम, लेकिन उनकी जो प्रसिद्धि है चीफली मुख्य रूप से रेस्ट ऑन माने कि निर्भर है हिज फोर साइड सागा। उनके जो रचना है फोर साइड सागा, इसमें कई नॉवेल्स आते हैं, कई स्टोरीज़ इसमें शामिल हैं। फोर साइड एक फैमिली है, तो उस फैमिली की कई सारी स्टोरीज़ इसमें शामिल हैं। एंड हिज सोशल ट्रेजेडीज़, और उनके जो सामाजिक नाटक हैं उन पर। ही वॉज बॉर्न विद द प्रोवर्बियल सिल्वर स्पून। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए थे विद द प्रोवर्बियल, जो कि कहावती सिल्वर स्पून है, चांदी की चम्मच कहते हैं ना लोग, के मुंह में चांदी की चम्मच लेके पैदा हुआ है, यानी कि बहुत रिच फैमिली में पैदा हुआ है कोई व्यक्ति, तो कहते हैं तो इसी तरीके से वो एक रिच फैमिली में पैदा हुए थे। सिल्वर स्पून इन हिज माउथ एंड ही डिड नॉट हैव टू स्ट्रगल, और उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा विद पॉवर्टी, गरीबी से, एज शॉ फॉर इंस्टेंस हैड टू डू, जैसा कि उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस मैंने उदाहरण के लिए, शॉ यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को करना पड़ा। बट ही डिड नॉट हैव, लेकिन उनके अंदर नहीं था द टिपिकल रिच मैन्स एटीट्यूड, यानी जो कि टिपिकल होता है, जैसे आदतन रिच मैन, जो अमीरों का एटीट्यूड, व्यवहार होता है टुवर्ड्स लाइफ, जीवन के प्रति। ही हैड जेन्युइन सिंपैथी, जेन्युइन मीन्स वास्तविक, उनको वास्तविक सिंपैथी माने सहानुभूति थी विद द अंडरडॉग, अंडरडॉग जो दबे कुचले लोग हैं, निचले तबके के लोग हैं, उनके साथ। एंड सफरिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, और जो व्यक्तियों के कष्ट होते थे, यानी गरीबों के जो कष्ट थे उन और वो कष्ट किस वजह से, ड्यू टू आर विशियस सोशल, इकोनॉमिक एंड लीगल प्रैक्टिसेस। ड्यू टू माने की वजह से, किसकी वजह से, आर हमारे, विशियस माने दुष्टता से भरे हुए, सोशल सामाजिक, इकोनॉमिक आर्थिक, एंड लीगल प्रैक्टिसेस, लीगल माने वैधानिक या कानूनी, प्रैक्टिसेस माने परंपराएं, एंड कन्वेंशंस भी वही परंपराएं और जो नियम हैं, कानून हैं, उनके कारण जो गरीब लोग कष्ट उठाते हैं उनसे जॉन गोल्सवर्दी को वास्तविक सहानुभूति थी। जॉन गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14th of August 1867, तो ये आपको स्पेशली मार्क करना है, डेट ऑफ बर्थ ज़रूर आपको याद रखनी है। 14 अगस्त 1867 को उनका जन्म हुआ, ये आपको ज़रूर याद रखना है। इन अ विक्टोरियन मैंशन, एंड ये विक्टोरियन एक मैंशन माने हवेली को बोलते हैं, एमिड द वुड्स, जंगलों के बीच, ऑफ कुम सरे एट किंगस्टन हिल, तो ये जगह का नाम है किंगस्टन हिल, कुम सरे, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, तो ये सब मार्क करके रखिएगा, नोट करके रखिएगा अपनी नोटबुक में। हिज फादर ऑल्सो नेम्ड जॉन गोल्सवर्दी, उनके पिता का नाम भी जॉन गोल्सवर्दी था, बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखिएगा। वॉज अ प्रैक्टिसिंग सॉलिसिटर, प्रैक्टिसिंग जो प्रैक्टिस करने वाले, सॉलिसिटर वकील थे इन लंदन, लंदन में। ही वॉज अ वेल्दी मैन, वो एक अमीर आदमी थे। एंड हैड द रेफाइनमेंट एंड कल्चर ऑफ द बेस्ट इंग्लिश एरिस्टोक्रेट्स, और उनके अंदर रेफाइनमेंट क्या होता है, जो सफिस्टिकेशन होता है, लोग अच्छे तौर तरीके अपनाते हैं, वो रेफाइंड कहलाते हैं, यानी सभ्यता, सभ्य, और कल्चर यानी संस्कृति, ऑफ द बेस्ट ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट होते हैं उच्च वर्ग के लोग, तो जो सबसे अच्छे ब्रिटिश उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी सभ्यता और संस्कृति इस आदमी में थी। द पोर्ट्रेट ऑफ ओल्ड जॉलियन इन फोर साइड सागा, तो ये ओल्ड जॉलियन का जो पात्र है फोर साइड सागा में, ये मार्क करके रखिएगा, लिख कर रखिएगा। बियर्स कंसिडरेबल रेजेंबलेंस,
बियर्स माने रखता है, कंसिडरेबल पर्याप्त, रेजेम्बलेंस माने होती है सिमिलैरिटी समानता, टू द सीनियर गोल्सवर्दी यानी कि जॉन गोल्सवर्दी के जो पिता थे उनसे सिमिलैरिटी रखता है ये कैरेक्टर ओल्ड जोलियन। बिल्कुल पूछा जा सकता है आपसे, तो मार्क करके रखिएगा कि इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैरेक्टर है जॉन गोल्सवर्दी का जो कि उनके पिता से सिमिलैरिटी रखता है, उनके पिता के समान है, तो आपको याद रखना है ओल्ड जोलियन। गोल्सवर्दी हैड ग्रेट रेस्पेक्ट, गोल्सवर्दी के अंदर बहुत सम्मान था एंड एडमिरेशन और बहुत प्रशंसा से भरे हुए थे फॉर हिज फादर, अपने पिता के प्रति। बहुत ज़्यादातर लोग होते हैं जो अपने पिता का सम्मान करते हैं और उनको उनकी तारीफ़ करते हैं, तो उन्हीं में से एक थे जॉन गोल्सवर्दी। फिर देखिए, गोल्सवर्दी एन्जॉयड ऑल दोज एडवांटेजेस, गोल्सवर्दी ने आनंद लिया उन सभी फ़ायदों का, एंड प्रिविलेजेस माने विशेषाधिकारों का, विच आर अवेलेबल जो कि उपलब्ध होते हैं, टू द सन्स ऑफ रिच पेरेंट्स अमीर माता पिता के बेटों के लिए। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई एट अ प्रिपेरेटरी स्कूल, प्रिपरेटरी स्कूल जो कि आगे के लिए तैयार करता है, स्कूल उच्च शिक्षा के लिए तैयार करता है स्कूल, वो प्रिपरेटरी स्कूल कहलाता है, एट बॉर्नमाउथ एंड वॉज देन सेंट टू द फेमस पब्लिक स्कूल ऑफ हैरो, और फिर उनको उसके बाद भेजा गया जो बड़ा प्रसिद्ध पब्लिक स्कूल है हैरो में। देयर ही डिड वेल, वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छा किया इन स्टडीज़ अपनी पढ़ाई में, बट वॉज नॉट एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर, लेकिन वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मैंने बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखने वाले ऐसे विद्वान वो नहीं थे। ही डिस्टिंग्विश्ड हिमसेल्फ, उन्होंने अपनी आप को स्थापित किया एज एन एथलीट एंड रनर, एक एथलीट के रूप में और एक धावक के रूप में, यानी वो रेस अच्छी लगाते थे और एथलेटिक्स में अच्छे थे। ही वॉज कैप्टन ऑफ हिज स्कूल फुटबॉल टीम, वो अपने स्कूल की फुटबॉल टीम के कप्तान थे, एंड द हेड ऑफ हिज हाउस, और अपने हाउस के हेड थे। अपने स्कूलों में भी होते हैं ना, अलग अलग हाउस बना देते हैं, फिर उनके हेड होते हैं, हेड बॉय हेड गर्ल होते हैं। ही डिड नॉट टेक मच इंटरेस्ट, वो ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे इन लिटरेरी परस्यूट्स यानी साहित्यिक मामलों में, एंड फ्रॉम हिज कैरियर एट हैरो, और हैरो में उनका जो कैरियर रहा उससे नो वन कुड गैस, कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता था, दैट के वन डे, एक दिन, ही वुड टर्न आउट टू बी, कि वो एक दिन निकलेंगे अ वर्ल्ड फेमस नॉवलिस्ट एंड ड्रामेटिस्ट, एक विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार और नाटककार। फ्रॉम हैरो, हैरो से ही वेंट टू ऑक्सफोर्ड, वो ऑक्सफोर्ड गए, एंड ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स, और ऑनर्स के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन किया इन लॉ, कानून में। एंड फ्रॉम न्यू कॉलेज इन 1889, न्यू कॉलेज से 1889 में। ही दस हैड द बेस्ट एजुकेशन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उनको सबसे अच्छी शिक्षा मिली, अवेलेबल जो कि उपलब्ध थी इन इंग्लैंड में। ही गॉट द बेस्ट, उनको सबसे अच्छा मिला आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, जो संस्थान थे उनमें से सबसे, क्योंकि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है, वेयर ही स्टडीड, जहाँ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, एंड दे डिड नॉट मेक हिम अ स्नॉब, एंड दे, और उन्होंने, यानी जो सबसे अच्छे स्कूल सबसे अच्छे शिक्षण संस्थान थे, उन्होंने डिड नॉट मेक हिम, उनको नहीं बनाया अ स्नॉब, स्नॉब क्या होता है जो दूसरों से नफरत करता है, वैसा नहीं बनाया। एज दीज इंस्टीट्यूशंस आर रेप्यूटेड टू डू, एज जैसा कि दीज इंस्टीट्यूशंस ये संस्थान, आर रेप्यूटेड टू डू जाने जाते हैं करने के लिए, कि ऑक्सफोर्ड से जो बंदा पढ़ लेता है वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है, दूसरों के निम्न नीचा समझने लगता है, वैसा इनके साथ नहीं हुआ, यानी उनमें दूसरों के प्रति नफरत की भावना नहीं आई। He had a warm heart and he was deeply touched by the sufferings of the poor. उनका एक वार्म हार्ट माने भावनाओं से भरा हुआ दिल था, एंड ही वॉज डीपली टच्ड, और वो बड़े गहराई से प्रभावित होते थे बाय द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, गरीबों के कष्टों से। द इन्फर्म एंड द आउटकास्ट, इन्फर्म माने जो कमज़ोर लोग थे, एंड आउटकास्ट, आउटकास्ट जिनको कि बाहर कर दिया जाता है जाति से और किसी गांव से, वो आउटकास्ट कहलाते हैं, ऐसे लोगों के साथ उनको बहुत सिंपैथी थी।
ही हैड एक्सपीरियंस ऑफ दीज, उसको इन सब का अनुभव मिला व्हेन, जब ही वेंट, वो जाया करते थे, टू कलेक्ट, इकट्ठा करने, रेंट, किराया, ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी, अपने पिताजी की प्रॉपर्टी पर, यानी उनकी जो ज़मीनें थी, जायदाद थी, तो उनका रेंट यानी किराया वसूल करने जब वो जाते थे तब उनको अनुभव होता था कि लोग कितनी गरीबी में, कितने अभावों में जी रहे हैं। दीज एक्सपीरियंसेस, ये अनुभव, फाउंड अ प्लेस, उनको एक स्थान मिला, एक जगह मिली, इन हिज वर्क्स, उनकी रचनाओं में, इन लेटर लाइफ, बाद के जीवन में। हिज फादर वॉन्टेड, उनके पिताजी चाहते थे, टू मेक हिम अ बैरिस्टर, उनको एक बैरिस्टर बनाना। ही वॉज कॉल्ड टू द बार, उनको बार में बुलाया गया। बार शराब खाना नहीं होता, जहाँ पर कानूनविद बैठते हैं, मतलब शराब खाने को भी बार बोलते हैं, लेकिन जहाँ कानून विद बैठते हैं, वकील लोग बैठते हैं, बैरिस्टर लोग बैठते हैं, उसको भी बार बोला जाता है। इन 1890, 1890 में, बट ही प्रैक्टिस्ड वेरी लिटिल, लेकिन उन्होंने बहुत कम प्रैक्टिस की। आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, ही सेज, उन्होंने खुद ये बात लिखी है, इन वेरियस चैम्बर्स, अलग अलग चैम्बर्स में, प्रैक्टिस्ड ऑलमोस्ट नॉट एट ऑल, मैंने बिल्कुल भी लगभग प्रैक्टिस नहीं की है, एंड डिसलाइक्ड, और मैं पसंद नहीं करता था, माय प्रोफेशन थॉरोली, अपने व्यवसाय को पूरी तरीके से मैं डिसलाइक करता था, यानी नापसंद करता था। लॉ कोर्ट्स वर वेरी बोरिंग टू हिम, जो कानूनी अदालतें थीं वो बहुत बोरिंग थीं, उबाऊ थीं, टू हिम, उनके लिए। ही वॉज, वो थे, हाउएवर, लेकिन, वेल एक्वेंटेड, बहुत अच्छे से परिचित, विद लीगल प्रोसीजर्स, जो कानूनी प्रोसीजर होते थे उनसे वो परिचित थे। एंड ही हैज़ ब्यूटीफुली डिपिक्टेड, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से वर्णन किया है, कोर्ट सीन्स, यानी अदालतों के दृश्यों का, इन मैनी ऑफ हिज प्लेस, अपने बहुत सारे नाटकों में। आप को देखने को मिलेगा, जैसे आप जस्टिस जब पढ़ते हैं तो वहाँ भी आपको लॉ कोर्ट्स के सीन मिलते हैं। आपने सिल्वर बॉक्स पढ़ा होगा, ये अक्सर दो ऐसे नाटक हैं जो सिलेबस में रहते हैं, जस्टिस और सिल्वर बॉक्स, तो दोनों में ही लॉ कोर्ट्स के सीन हैं। हिज फादर सेंट हिम टू कनाडा, उनके पिताजी ने उनको कनाडा भेजा, टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ अ माइन, टू इन्वेस्टिगेट माने छानबीन करने के लिए, द अफेयर्स, मामले में, ऑफ अ माइन, एक खदान के, एंड टू द साउथ सीज, और दक्षिणी समुद्र में भेजा, एंड न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड भेजा, टू लर्न समथिंग, कुछ सीखने के लिए, ऑफ नेविगेशन, नेविगेशन के बारे में, विद अ व्यू टू द एडमिरल्टी बार, तो एडमिरल्टी बार क्या होता है कि जो नौसेना होती है उसका अधिकारी या उसके कार्यालय को एडमिरल्टी बार बोलते हैं। तो नेविगेशन यानी कि जो समुद्री परिवहन है उसके बारे में सीखने के लिए भेजा, कि कम से कम नौसेना में कोई अधिकारी बन जाए उनका बेटा, इसलिए उन्होंने भेजा। ही हैड नो डर्थ ऑफ मनी, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। एंड ही डेवलप्ड अ वॉन्डर लस्ट, एंड ही डेवलप्ड, और उनके अंदर विकसित हो गई, अ वॉन्डर लस्ट मतलब घूमने की आदत, लस्ट लालच को बोलते हैं, वांडर माने घूमना, तो घूमने फिरने की आदत उनके अंदर विकसित हो गई। एंड ही ट्रेवल्ड, और उन्होंने यात्रा की, राउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की, फॉर 2 years, 2 साल तक। ड्यूरिंग हिज वॉयजेस, अपनी समुद्री यात्राओं के दौरान, ही रेड, उन्होंने पढ़ा, डिकेंस को, टर्जनेव को, मौपासा को, टॉल्स्टॉय को, एंड इब्सन को, एंड दे इन्फ्लुएंस्ड हिम ग्रेटली, और इन सभी लेखकों ने उनको बहुत प्रभावित किया, जॉन गोल्सवर्दी को। ऑन हिज वे होम, मतलब घर आते वक्त, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से, इन द सेलिंग शिप टॉरेंस, जो समुद्री जहाज़ था टॉरेंस नाम का, इसका नाम याद कर लीजिएगा। ही फॉर्म द फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती हो गई, ऑफ ग्रेट पोलिश सेलर नॉवलिस्ट जोसेफ कॉनरैड, पोलैंड के एक महान उपन्यासकार, और जो कि उस जहाज़ में नाविक भी थे, जिनका नाम था जोसेफ कॉनरैड, बहुत फेमस हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। बट नैदर द ऑथर्स हुम ही रेड, बट लेकिन नैदर, ना तो, द ऑथर्स, वो लेखक, हुम ही रेड, जिनको उन्होंने पढ़ा, नॉर जोसेफ कॉनरैड, और ना ही जोसेफ कॉनरैड, कुड इग्नाइट, जगा सके, द स्पार्क, चिंगारी को, ऑफ ऑथरशिप, लेखन की, इन गोल्सवर्दी में। दिस क्रेडिट गोज़ टू अदा, ये
जो श्रेय है उनको लेखक बनाने का जाता है अदा को, हु जो कि वॉज थी इन दोज डेज उन दिनों द वाइफ ऑफ हिज कज़न, उनके चचेरे भाई आर्थर की पत्नी, उनके कज़िन आर्थर की पत्नी थी अदा। और अदा से उनको प्यार हो गया, यानी अपनी भाभी से। और इस भाभी के प्यार में पड़ने के बाद उनको लेखक बनने का जो कीड़ा है उनके दिमाग में जगा। ही मेट हर, वो उससे मिले ओनली अ वीक आफ्टर हर मैरिज टू आर्थर, यानी केवल एक सप्ताह बाद ही आर्थर से, यानी आर्थर उनका कज़न था, कज़न से अदा की शादी हुई और शादी के एक सप्ताह बाद गोल्सवर्दी अदा से मिले और दोनों में क्या हुआ, अफेयर हो गया। अ वॉर्म फ्रेंडशिप ग्रू अप, एक भावनाओं से भरी हुई दोस्ती पनप उठी बिटवीन दैम, उनके बीच में, विच सून ब्लॉसम्ड, जो जल्दी ही परिवर्तित हो गई इनटू रोमांटिक लव, एक प्रेम संबंध में। शी लेफ्ट हर हस्बैंड, उसने अपने पति को छोड़ दिया। बट जॉन कुड नॉट मैरी हर, लेकिन जॉन उससे शादी नहीं कर सका, बिकॉज क्योंकि डिवोर्स प्रोसीडिंग्स, तलाक की कार्यवाही, वुड हैव ब्रॉट, लाती डिसग्रेस, अपमान, टू द फैमिली, परिवार पर, एंड ही डिड नॉट वॉन्ट टू गिव, और वो नहीं चाहते थे देना, पेन, दर्द, टू हिज फादर, अपने पिताजी को। तो अफेयर हो गया। देखिए, हालांकि गलत बात है, शादी के बाद तो बिल्कुल अफेयर होना नहीं चाहिए, गलत बात है, लेकिन हम किसी को गलत सही क्या बोलें, बहुत सारे होते रहते हैं। तो लेकिन इस अफेयर ने उनको लेखक बनाया। दे वेटेड फॉर 12 ईयर्स, तो उन्होंने अफेयर हो गया, उसके 12 साल तक उन्होंने इंतज़ार किया, क्योंकि ये जो जॉन गोल्सवर्दी थे अपने पिताजी के मरने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि पिताजी के जीवित रहते वो पिताजी को कष्ट नहीं देना चाहते थे। डिवोर्स प्रोसीडिंग्स में परिवार का अपमान होता, बदनामी होती। द सीनियर गोल्सवर्दी, यानी कि जॉन गोल्सवर्दी के पिताजी डाइड, मर गए इन 1904, 1904 में। एंड अदा एंड जॉन वर मैरिड इन 1905, और अदा और जॉन गोल्सवर्दी ने शादी कर ली 1905 में, अगले ही साल उन्होंने शादी कर ली। शी क्रिएटेड इन हिम, अदा ने पैदा किया उनके अंदर द डिज़ायर, इच्छा, टू राइट, लिखने की। ही राइट्स, वो लिखते हैं, इफ़ वन हैज़ बीन ब्रॉट अप, अगर कोई ब्रॉट अप माने किसी का पालन पोषण हुआ हो, एट एन इंग्लिश पब्लिक स्कूल, एक अंग्रेज़ी पब्लिक स्कूल में, एंड यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, इज़ एडिक्टेड टू स्पोर्ट एंड ट्रैवल, इज़ एडिक्टेड टू, उसको आदत हो स्पोर्ट खेल की, एंड ट्रैवल यात्रा की, हैज़ अ स्मॉल इंडिपेंडेंट इनकम, उसकी एक छोटी सी इंडिपेंडेंट इनकम हो। इंडिपेंडेंट मतलब कि आज़ाद आमदनी आप कह सकते हैं, मतलब बिना कुछ किए धरे आमदनी हो रही हो। एंड इज़ अ ब्रीफलेस बैरिस्टर, और एक ब्रीफलेस बैरिस्टर हो, बैरिस्टर तो आप जानते हैं वकील, लेकिन ब्रीफलेस शायद नहीं जानते होंगे, ये शब्द बड़ा ख़ास है। ब्रीफलेस का मतलब होता है एक ऐसा बैरिस्टर जिसका कोई क्लाइंट ना हो, जिसके पास ना कोई क्लाइंट ना आए, वो ब्रीफलेस कहलाता है। ख़ास शब्द है, इसको नोट कर लीजिएगा। वन विल नॉट टेक लिटरेचर सीरियसली, तो व्यक्ति लिटरेचर को सीरियसली, गंभीरता से नहीं लेगा। बट वन माइट लाइक टू प्लीज़ हर, लेकिन वन यहाँ आया व्यक्ति के लिए, माइट लाइक, व्यक्ति को पसंद हो सकता है, टू प्लीज़, खुश करना, हर, उसको, उस लड़की को, ऑफ होम, जिसके लिए वन इज़ फॉन्ड, व्यक्ति जिसका फॉन्ड हो, मतलब जिसको कोई व्यक्ति प्यार करता हो। तो एक ऐसी लड़की को खुश करने के लिए, ऐसी महिला को खुश करने के लिए व्यक्ति साहित्यकार बन सकता है जिसको वो प्यार करता हो। तो प्यार में बहुत सारे लोग कवि बन जाते हैं। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता, गाना भी सुना होगा। आई बिगेन, मैंने शुरू किया, इन 2 ईयर्स, 2 सालों में, आई रोट, मैंने लिखी, 9 टेल्स, 9 कहानियाँ। दे हैड एवरी फॉल्ट, और उन कहानियों में बहुत सारी कमियाँ थीं। अ क्रिटिक सेज, एक आलोचक कहते हैं, वी माइट नेवर हैव गॉट एनीथिंग,
हमको शायद कुछ भी नहीं मिलता फ्रॉम हिम, उससे यानी जॉन गोल्सवर्दी से, एक्सेप्ट सिवाय एन अकाउंट, एक लेखे जोखे का, ऑफ लोकल फॉक्स हाउंड्स, जो लोकल यानी स्थानीय फॉक्स हाउंड्स जो शिकारी कुत्ते हैं, हैड इट नॉट बीन फॉर अदा, अगर अदा नहीं होती, अगर अदा जॉन गोल्सवर्दी की ज़िंदगी में नहीं आई होती तो हम ये सब जितने नाटक और नॉवेल्स ये सब पढ़ते हैं ये सब हमको नहीं मिले होते। ही एक्नॉलेज्ड, उसने स्वीकार किया, हिज डेट, अपना कर्ज, टू अदा, अदा के प्रति, इन हिज डेडिकेशन, अपने समर्पण में, टू द फोरसाइट सागा, तो फोरसाइट सागा जब पब्लिश हुआ और उसको डेडिकेट किया तो उन्होंने यानी जॉन गोल्सवर्दी ने उसे अदा को डेडिकेट किया है और ये बात स्वीकार की है कि अदा की वजह से मैं ये सब लिख पाया। ही कॉल्ड हर, वो जॉन गोल्सवर्दी ने अदा को कहा, द मोस्ट डियरेस्ट, सबसे ज़्यादा प्यारी, एंड लवली, और सबसे ज़्यादा प्रिय, डियरेस्ट भी प्यारा होता है, लवली भी प्यारा होता है, कंपेनियन, साथी, द मोस्ट फेथफुल, सबसे ज़्यादा वफादार, हेल्पमेट, सहायक, हालांकि फेथफुल वो अपने पति के प्रति नहीं रही, अलग बात है, जॉन गोल्सवर्दी के प्रति रही। मतलब देखिए कि एक ही व्यक्ति के प्रति दो अलग अलग लोगों का नज़रिया कैसा होगा। आर्थर कभी उसको फेथफुल कहेगा क्या? नहीं कहेगा ना, क्योंकि उसके आर्थर के साथ तो उसने बेवफाई की ना, तो वो तो उसको फेथलेस कहेगा। लेकिन जब जॉन गोल्सवर्दी ने अपना फोरसाइट सागा उसको डेडिकेट किया तो उसको मोस्ट फेथफुल हेल्पमेट बोला है, सबसे ज़्यादा वफादार, सहायक, एंड द बेस्ट नेचुरल क्रिटिक, और सबसे अच्छी, नेचुरल माने प्राकृतिक, क्रिटिक माने आलोचक, अ मैन एवर हैड, जो कभी एक इंसान को मिली। शी वॉज अ सोर्स, वो एक स्रोत थी, ऑफ एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन की, एंड इंस्पिरेशन, और प्रेरणा थी, टू हिम, उसके लिए, एंड शी एक्टेड, और उसने कार्य किया, एज हिज सेक्रेटरी, उसकी सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में, एंड क्रिटिक, और उसकी आलोचक के रूप में, थ्रू आउट हिज लिटरेरी कैरियर, उसके पूरे साहित्यिक कैरियर के दौरान। दे हैड नो चिल्ड्रन, उनके बच्चे नहीं हुए, बट दे लेड वेरी हैप्पी लाइव्स, लेकिन उन्होंने बड़ा खुशी से भरा हुआ जीवन जिया, इन म्यूचुअल लव एंड एडमिरेशन, एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक दूसरे की तारीफ़ें करते हुए, प्रशंसा करते हुए। हिज लिटरेरी कैरियर बिगेन इन 1897, तो जॉन गोल्सवर्दी का जो साहित्यिक करियर है वो शुरू हुआ 1897 में, विद द पब्लिकेशन ऑफ फ्रॉम द फोर विंड्स, यानी फ्रॉम द फोर विंड्स के प्रकाशन के साथ। तो ये आपको मार्क करना है, हालांकि मैं अभी थोड़ी देर में और आपको बताने वाली हूँ ये सारी डेट्स। अ कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज़, तो फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? एक कलेक्शन है, एक संग्रह है छोटी कहानियों का, लघु कथाओं का। दिस वॉज फॉलोड बाय, इसके बाद जो आए वो 2 नॉवेल्स, 2 उपन्यास, एंड एनदर कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़, और कहानियों का एक और संग्रह आया। दे वर पब्लिश्ड, वो प्रकाशित किए गए, अंडर द स्यूडोनिम, एक स्यूडोनिम, छद्म नाम, पेन नेम बोलते हैं, जॉन सिन जॉन। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, नोट कर लीजिए इसको अपनी नोटबुक में कि जॉन गोल्सवर्दी ने क्या स्यूडोनिम यूज़ किया है। हर जगह नहीं यूज़ किया, लेकिन शुरुआत में उसने पेन नेम यूज़ किया था, स्यूडोनिम यूज़ किया था, जो कि जॉन सिन जॉन था। बहुत अच्छे से नोट करिए, जॉन सिन जॉन रट डालिए। दे वर मियरली लिटरेरी एक्सरसाइजेस, तो ये जो कलेक्शंस थे देवर, वो थे मियरली, केवल, लिटरेरी, साहित्यिक, एक्सरसाइजेस, अभ्यास, एंड वर नॉट नोटिस्ड, और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, बाय द क्रिटिक्स, आलोचकों के द्वारा, एट ऑल, बिल्कुल भी। गोल्सवर्दी मेड अ मार्क, गोल्सवर्दी ने एक मार्क बनाया, यानी अपनी पहचान बनाई, ऑन द लिटरेरी सीन, साहित्यिक परिदृश्य पर, विद द अपीयरेंस ऑफ, यानी प्रकाशन के साथ, द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स ये नाटक अक्सर सिलेबस में रहता है, हमारे यूनिवर्सिटी में भी पहले था सिलेबस में। इन 1906, 1906 में जब सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ तो इससे गोल्सवर्दी की साहित्यिक पहचान बनी। प्लेज, नाटक, एंड स्टोरीज, और कहानियाँ, नाउ केम, अब आए, फ्रॉम हिज पेन, उनकी कलम से, इन क्विक सक्सेशन, यानी बहुत तेज़ी से, एक के बाद एक, सक्सेशन होता है एक के बाद एक।
बाय द एंड ऑफ द 30s यानी ऑफ 20th सेंचुरी, यानी जो 20वीं शताब्दी है उसके 30s यानी तीसरे दशक के अंत में ही हैड टू हिज क्रेडिट, उनके क्रेडिट के लिए थे यानी उनके खाते में थे 30 वॉल्यूम्स, 30 संग्रह ऑफ पोइम्स, कविताओं के, प्लेज नाटकों के, नॉवेल्स उपन्यासों के एंड शॉर्ट स्टोरीज और लघु कथाओं के। गोल्सवर्दी थे अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, एक महान समाज सुधारक एंड फिलेंथ्रोपिस्ट और मानवता प्रेमी। ही वॉज वो थे फुल ऑफ ह्यूमनिज्म यानी मानवता से भरे हुए। ही लव्ड वो प्यार करते थे ऑल लिविंग बींग्स, सारे जीवित प्राणियों से, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल थे आर डम ब्रेदरन, हमारे डम ब्रेदरन होते हैं भाई, और डम जो कि बोल नहीं सकते, जिनकी कोई आवाज़ नहीं होती यानी गरीब लोगों के। ही हैड ट्रमेंडस सिंपैथी, उनको बहुत सहानुभूति थी फॉर द पुअर, गरीबों से, एंड सफ़रर्स और पीड़ितों से, जो कष्ट उठाते हैं उनसे। ही वॉज मॉडेस्ट, वो विनम्र थे, एंड रिजर्व्ड और सीमित थे बाय टेम्परामेंट, व्यवहार से। रिजर्व का मतलब कम बोलने वाले थे। ही हैड नो कंसीट, उनके अंदर कोई कंसीट माने अपने आप को श्रेष्ठ समझना, कंसीट कहलाता है, और वेनिटी या घमंड, तो उनके अंदर श्रेष्ठता की या घमंड की भावना नहीं थी। ही वॉज स्वीट टेम्पर्ड, वो मीठे व्यवहार वाले थे, एमिएबल दोस्ताना थे, एंड काइंड हार्टेड और दयालु हृदय वाले थे। ही वॉज अम्बल, वो विनम्र थे, एंड कोर्टियस माने लोगों से प्यार से बात करने वाले, विनम्रता से बात करने वाले। ही वॉज वो थे वेरी जेनरस, बहुत उदार, बाय टेम्परामेंट अपने व्यवहार से। ही हेटेड वो नफरत करते थे र्यूमर्स अफवाहों से, एंड स्कैंडल्स, और स्कैंडल होते हैं मतलब घोटाला घपला, स्कैंडल होते ना किसी का किसी के साथ नाम जोड़ दिया, वो भी स्कैंडल्स कहलाते हैं। एंड नेवर अटर्ड, और वो कभी नहीं बोलते थे अ हार्श वर्ड, एक कठोर शब्द, फॉर एनीवन, किसी के भी लिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, पहले विश्व युद्ध के दौरान, ही वर्कड हार्ड, उन्होंने कठिन परिश्रम किया, फॉर द रिलीफ यानी रिलीफ देने के लिए, सहायता करने के लिए, ऑफ वुंडेड ब्रिटिश सोल्जर्स, घायल ब्रिटिश सैनिकों की सहायता के लिए, इन रिकग्निशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन, यानी उनके योगदान को रिकग्नाइज करते हुए, उसको पहचानते हुए, टू लिटरेचर, साहित्य के प्रति, एंड हिज पब्लिक सर्विसेज, और उनकी जो आम जनता के लिए सेवाएं थीं उनके कारण, ही वॉज ऑफर्ड, उनको दिया गया अ नाइटहुड, नाइट की उपाधि, इन 1918 में। ये आप मार्क कीजिएगा कि 1918 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन उन्होंने ली नहीं ये उपाधि। बहुत सारी उपाधियां उनको मिली हैं जो कि उन्होंने ली हैं, लेकिन नाइटहुड की उपाधि उन्होंने ली नहीं है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि कौन सी ऐसी उपाधि थी जो कि उन्होंने ठुकरा दी, नहीं ली। तो ये आप मार्क करके रखिएगा, 1918 में नाइटहुड की उपाधि, बट ही डिक्लाइंड इट, लेकिन उन्होंने इसको ठुकरा दिया, बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट कि लिटरेचर इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड, कि जो साहित्य है वो अपने आप में खुद ही रिवॉर्ड है, सम्मान है, इनाम है। ही फेल्ट, उन्होंने महसूस किया, दैट अ टाइटल ऑफ दिस टाइप, कि इस प्रकार की कोई पदवी वॉज नॉट अप्रोप्रिएट, उचित नहीं थी, टू द प्रोफेशन ऑफ लिटरेचर, साहित्य के प्रोफेशन के लिए, साहित्य के व्यवसाय के लिए। बट ही एक्सेप्टेड, लेकिन उन्होंने स्वीकार किए, लिटरेरी ऑनर्स, साहित्यिक सम्मान, इन 1921 में। ये सब जरूर मार्क करके रखिएगा, लिख के रखिएगा। 1921 में ही वॉज मेड, उनको बनाया गया, द फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला अध्यक्ष, ऑफ द लंदन सेंटर ऑफ द पेन, लंदन जो केंद्र था, ऑफ द पेन का, अब ये पेन क्या है, अ वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक विश्व स्तरीय संगठन है, ऑफ पोइट्स, कवियों का, प्ले राइट्स, नाटककारों का, एसेइस्ट, निबंधकारों का, एंड नॉवेलिस्ट, और उपन्यासकारों का। तो इसको पेन बोलते हैं। इन 1929 में, ये ज़रूर याद रखिएगा कि 1921 में उनको पेन का अध्यक्ष बनाया गया। फिर 1929 में ही वॉज अवॉर्डेड, उनको सम्मान दिया गया
द ऑर्डर ऑफ मेरिट का 1929 में, और जो सबसे बड़ी चीज़ नोबेल प्राइज़ वो उनको 1932 में मिली। ये तो मतलब उनकी डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और साथ में ये नोबेल प्राइज़ की डेट, ये आपको ज़रूर याद रखनी है। 1932 में ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ही रिसीव्ड ऑनररी डिग्रीज़, उनको ऑनररी डिग्रीज़ मिली। ऑनररी होती हैं जिसमें कि पढ़ाई नहीं करनी होती, केवल डिग्री मिलती है, सम्मान मानक उपाधियाँ कहलाती हैं वो। फ्रॉम हिज ओन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, अपनी खुद की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उनको मानक उपाधि मिली। मानद उपाधि, मानक नहीं, मानद उपाधि बोलते हैं उसको। और एंड मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, और बहुत सारी दूसरे विश्वविद्यालयों से भी उनको मानद उपाधियाँ मिली। गोल्सवर्दी पास्ड हिज लास्ट डेज, गोल्सवर्दी ने अपने अंतिम दिन बिताए क्वाइटली, शांति से, इन हिज कंट्री होम, अपने देहात के घर में, इन ससेक्स, उनका जो देहात का घर था वो ससेक्स में था। और आपको एक इससे याद हो आया होगा, जो टॉमस हार्डी लिखते हैं उनके जो उपन्यास होते हैं वो कहाँ सेट होते हैं, वेसेक्स में। तो वो भी याद रखिएगा, उस पर भी अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो अपने घर में ससेक्स में, लाइक अ टिपिकल कंट्री स्क्वायर, जैसे कि देहात के जमींदार होते हैं उसी तरीके से। ही एन्जॉयड, उन्होंने आनंद लिया, म्यूज़िक, संगीत का, एंड द कंपनी ऑफ हिज लार्ज फैमिली, और अपने विशाल परिवार के साथ का आनंद लिया। और वो परिवार किसका था, ऑफ कैट्स एंड डॉग्स, बिल्लियों का और कुत्तों का, बहुत सारे कुत्ते बिल्ली उन्होंने पाले हुए थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हॉर्सेस, वो घोड़ों के बड़े शौकीन थे। एंड लव्ड टू राइड, और घुड़सवारी किया करते थे, इवन इन हिज ओल्ड एज, अपने बुढ़ापे में भी। ही डाइड एट ग्रोव लॉज ऑन द 31 ऑफ जनवरी 1933, तो ये डेट ऑफ डेथ है उनकी, ये आपको याद रखनी है। और उनकी मृत्यु ग्रोव लॉज में हुई 31 जनवरी 1933 को। एंड हिज एशेस, और उनकी एशेस मतलब कि उनकी जो अस्थियाँ, अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शंस, उनकी इच्छा के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार, वर स्कैटर्ड, फैला दी गई, टू द विंड्स, हवाओं में। अब जो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी ये जितने इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको एक बार आप देख लीजिए, है ना, क्रोनोलॉजी ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन गोल्सवर्दीज़ लाइफ। देखिए 1967 जॉन गोल्सवर्दी वॉज बॉर्न ऑन 14 अगस्त, तो 14 अगस्त 1967 में उनका जन्म हुआ। 1806, सॉरी मैं भी क्या बोल रही हूँ, 1900 कहाँ है, 1800 है, 1867 में। फिर 1876 में ही वॉज सेंट टू अ स्कूल इन बॉर्नमाउथ, फिर वो एक स्कूल भेजे गए 1976 में। मेरे मुंह से 1900 क्यों निकल रहा है बार बार, सॉरी बच्चों। 1876 में उनको स्कूल भेजा गया बॉर्नमाउथ में। फिर 1881 में जॉइंड द हैरो पब्लिक स्कूल। फिर 1886 में जॉइंड न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। फिर 1889 में ही टुक एन ऑनर्स डिग्री इन लॉ, कानून में उन्होंने ऑनर्स डिग्री ली। फिर 1890 वॉज कॉल्ड टू द बार, उनको बार में बुलाया गया। बार ये एक कानून वाला बार होता है ना, उसमें, ना कि शराब वाले बार में। फिर 1891-93 वेंट ऑन अ ट्रिप राउंड द वर्ल्ड, उन्होंने संसार की यात्रा की 1891 से 93 के बीच में। और 1893 मेट कॉनरेड एंड फॉर्म्ड अ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप, तो कॉनरेड से वो कब मिले ये भी आपको याद रखना है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। और उनकी जीवन भर की दोस्ती हो गई। 1895 बिगेन हिज कैरियर एज अ राइटर, तो उनका एज अ राइटर कैरियर शुरू हो गया था 1895 में, लेकिन किसी ने पढ़ा नहीं, उन्होंने लिखना तो शुरू कर दिया था लेकिन उनको पढ़ना किसी ने शुरू नहीं किया, वो बाद में पढ़ा गया उनको। फिर 1897 द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ हिज स्टोरीज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स, तो उनका पहला वॉल्यूम स्टोरीज़ का जिसका कि टाइटल था फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड अंडर द स्यूडोनिम जॉन सिन जॉन। ये मैंने आपको मार्क करने को पहले भी बोला था और अब फिर से बोल रही हूँ, उन्होंने जो स्यूडोनिम यूज़ किया था शुरुआत में, बाद में तो ड्रॉप कर दिया, बाद में नहीं यूज़ किया है, लेकिन शुरुआत में उन्होंने एक पेन नेम यूज़ किया है जॉन सिन जॉन, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। 1899 हिज फर्स्ट नावल जोसलिन पब्लिश्ड, तो 1899 में उनका पहला नावल जोसलिन प्रकाशित हुआ।
फिर 1900 विला रूबेन पब्लिश्ड। ये देखिए क्रोनोलॉजिकली उनके वर्क्स के नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अगर डेट्स ना याद रहें तो कम से कम वर्क्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कोई एक बुक का नाम दे दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम में, फिर पूछा जाएगा कि ये किसने लिखी है, तो कम से कम इतना याद रखिएगा कि उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। कोशिश तो कीजिएगा कि आपको डेट्स भी याद रहें, ये ईयर्स भी याद रहें, पब्लिकेशन ईयर्स, लेकिन कम से कम बुक्स के नाम ज़रूर याद रखिएगा। 1901 अ मैन ऑफ देवन, अ नाइट, द साइंस एंड साल्वेशन ऑफ फोरसाइट पब्लिश्ड। ये सब 1901 में पब्लिश हुआ। 1904 में द आइलैंड फारिसेस वॉज पब्लिश्ड अंडर द नेम ऑफ द ऑथर। अब ये आपको याद रखना है कि सबसे पहले उन्होंने अपने नाम से जो प्रकाशित किया वो द आइलैंड फारिसेस प्रकाशित किया। यहाँ उन्होंने स्यूडोनिम को यूज़ नहीं किया, द स्यूडोनिम वॉज ड्रॉप्ड। तो जो स्यूडोनिम था जॉन सेंट जॉन, वो अब ख़त्म कर दिया उन्होंने। हिज फादर डाइड, और 1904 में ही उनके पिता की मृत्यु हुई। लेकिन देखिए ही मैरिड अदा, तो अदा के साथ शादी उन्होंने 1905 में की है। यहाँ ये थोड़ा सा मैंने पहले आपको बता दिया था, तो यहाँ आप मार्क कर लीजिएगा, ही मैरिड अदा इन 1905। फिर 1906 में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी पब्लिश्ड, मैन ऑफ प्रॉपर्टी, और हिज फर्स्ट प्ले द सिल्वर बॉक्स, उनका पहला नाटक सिल्वर बॉक्स पब्लिश हुआ, जो कि बहुत फेमस है। इसका पब्लिकेशन डेट याद रखिएगा 1906। 1907 जॉय अ कॉमेडी पब्लिश्ड, तो उनकी एक कॉमेडी है जॉय, वो पब्लिश हुई। अच्छा, उनके जो प्लेज हैं प्रॉब्लम प्ले कहलाते हैं। ये मैंने प्रॉब्लम प्ले पर अलग से एक वीडियो बनाया है, वो पढ़ लीजिएगा, सुन लीजिएगा। 1908 अ कमेंट्री, अ कलेक्शन ऑफ स्केचेस पब्लिश्ड, तो ये कमेंट्री नाम से ये कलेक्शन है स्केचेस का, वो प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1909 में हिज सेकेंड प्ले स्ट्राइफ पब्लिश्ड, फ्रेटर्निटी अ नॉवेल अपीयर्ड, तो फ्रेटर्निटी नाम का उपन्यास भी पब्लिश हुआ, और स्ट्राइफ प्ले पब्लिश हुआ 1909 में। 1910 में हिज थर्ड प्ले जस्टिस, ये भी बहुत अच्छा प्ले है और अक्सर रहता है सिलेबस में। अ मोटले स्केचेस एंड शॉर्ट स्टोरीज अपीयर्ड, ये सब। फिर 1911-12 में मूड्स, सॉन्ग्स एंड डॉगरल्स, अ वॉल्यूम ऑफ पोएम्स, द लिटिल ड्रीम एंड द पिजन पब्लिश्ड, द एल्डेस्ट सन, अ कॉमेडी पब्लिश्ड। नाम ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारा लिखा है जॉन गोल्सवर्दी ने। 1913 द डार्क फ्लावर, ए नावल पब्लिश्ड, तो डार्क फ्लावर नाम का नावल, कभी नाम आपने सुना ही नहीं होगा कि द डार्क फ्लावर नाम का कोई नावल भी है, अब याद भी रखना है आपको। 1914 द मॉब पब्लिश्ड, द ग्रेट वॉर ब्रोक आउट, तो द ग्रेट वॉर मतलब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ ना 1914 में, और उनकी जो रचना है द मॉब, ये प्रकाशित हुई। 1915 फ्रीलैंड्स और नावल पब्लिश, फ्रीलैंड्स नाम का नावल उनका पब्लिश हुआ 1915 में। 1916 गोल्सवर्दी एंड हिज वाइफ वर्कड इन अ हॉस्पिटल इन फ्रांस फॉर सम मंथ्स, तो गोल्सवर्दी और उनकी पत्नी ने 1916 में एक अस्पताल में फ्रांस में काम किया कुछ महीने के लिए। भाई कुछ भी पूछा जा सकता है, तो भाई मार्क कर लीजिए ये सब चीज़ें। 1917 द नावल बियॉन्ड, द कॉमेडी, द फाउंडेशंस एंड द शॉर्ट स्टोरी द इंडियन समर ऑफ अ फोरसाइट पब्लिश्ड, ये सब प्रकाशित हुआ 1917 में। 1918 में द फाइव टेल्स अपीयर, 1918 में फाइव टेल्स प्रकाशित हुई। ही डिक्लाइंड अ नाइटहुड, ये भी याद रखना है कि नाइटहुड उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद है 1919 में क्या हुआ, द सेंट्स प्रोग्रेस अपीयर्ड। 1920 द स्टोरी ऑफ द फोरसाइट फैमिली वॉज कंटिन्यूड इन द चांसरी, द स्किन गेम, अ प्ले पब्लिश्ड। इसके बाद 1921 द नॉवेल्स अवेकनिंग एंड टू लेट अपीयर्ड, ये उपन्यास प्रकाशित हुए 1921 में। अ फैमिली मैन, अ प्ले, अ फैमिली मैन नाम का नाटक है, ये प्रकाशित हुआ। गोल्सवर्दी वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द लंदन सेक्शन ऑफ द पेन, तो गोल्सवर्दी को पेन का जो लंदन सेक्शन है उसका अध्यक्ष बनाया गया, तो ये भी याद रखना है आपको। पेन क्लब एन इंटरनेशनल बॉडी ऑफ पोइट्स, प्ले राइट्स, एसेइस्ट एंड नॉवलिस्ट, तो इसका नाम, पेन को क्या बोलते हैं, पेन की जो फुल फॉर्म है ये है, याद रखिएगा।
1922 द फोरसाइट सागा कलेक्टिंग द स्टोरीज ऑफ द फोरसाइट फैमिली वॉज पब्लिश। तो कलेक्टेड फॉर्म में फोरसाइट सागा यानी जो इसके नॉवेल्स हैं, स्टोरीज़ हैं, वो पहले पब्लिश हो चुके थे, लेकिन कलेक्टेड फॉर्म में फोरसाइट सागा जो पब्लिश हुआ वो 1922 में पब्लिश हुआ। ये भी आपको याद रखना है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनमें ये है 1922 में फोरसाइट सागा का पब्लिकेशन। टू प्लेज लॉयल्टीज़ एंड विंडोज़ पब्लिश्ड, वो भी इसी साल पब्लिश हुए, लॉयल्टीज़ और विंडोज़ नाम के 2 नाटक। फिर 1924 ओल्ड इंग्लिश अ कैरेक्टर कॉमेडी परफॉर्म्ड, तो ओल्ड इंग्लिश नाम से एक कैरेक्टर कॉमेडी परफॉर्म की गई। द वाइट मंकी पब्लिश्ड, वाइट मंकी प्रकाशित हुआ। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द इंग्लिश एसोसिएशन, इंग्लिश एसोसिएशन का उनको अध्यक्ष चुना गया। 1925 द सिल्वर स्पून एंड द शो पब्लिश्ड, 1925 में द सिल्वर स्पून और शो पब्लिश हुए। 1926 वर्सेस ओल्ड एंड न्यू पब्लिश्ड, तो वर्सेस ओल्ड एंड न्यू ये 1926 में प्रकाशित हुआ। ही बिकेम एन ऑनरेरी फेलो ऑफ न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड ऑल्सो, तो वो ऑनरेरी फेलो, ऑनरेरी वही होते हैं जो सम्मानित सदस्य होते हैं जिसके लिए कोई सैलरी नहीं मिलती, वो ऑनरेरी पोस्ट होती है। तो ऑनरेरी फेलो बने ऑफ न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड के। ऑल्सो ए फेलो ऑफ द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स, और अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के भी वो फेलो बने। एस्केप रिटन इन कैलिफोर्निया, तो एस्केप जो उनकी रचना है वो कैलिफोर्निया में उन्होंने लिखी। फिर है 1927 में अ साइलेंट वूइंग एंड पासर्स बाय, ये प्रकाशित हुए। 1928 स्वान सॉन्ग द क्राउनिंग वॉल्यूम ऑफ द फोरसाइट क्रॉनिकल्स अपीयर्ड। फिर 1929 में द ऑर्डर ऑफ मेरिट कॉन्फर्ड ऑन हिम, उनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया। फिर 1930 ऑन फोरसाइट चेंज पब्लिश्ड। लिट डी लिट की उपाधि होती है, कन्फर्ड ऑन हिम बाय कैम्ब्रिज एंड शेफील्ड यूनिवर्सिटी, बहुत जैसे PhD होती है उसके बाद फिर डी लिट होती है, ये उपाधि उनको मिली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा और शेफील्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा। फिर 1931 में ही वॉज अपॉइंटेड रोमानीज लेक्चर एट ऑक्सफोर्ड, तो ऑक्सफोर्ड में उनको लेक्चरर अपॉइंट किया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी कन्फर्ड ऑनरेरी डॉक्टरेट ऑन हिम, एक डॉक्टरेट के लिए आपको थीसिस लिखनी होती है, बहुत पढ़ाई करनी होती है, तब जाके PhD डिग्री मिलती है। लेकिन जो मानद उपाधियां हैं हालांकि ऐसे ही नहीं दी जाती हैं, उसके लिए भी आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधियां दी। 1932 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर अवार्डेड, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेट आपको याद रखनी है। फिर 1932 ही डाइड ऑन द 31 जनवरी, 31 जनवरी 1933 को उनकी मृत्यु हुई, है ना। तो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ज़रूर याद रखिए, और साथ में नोबेल प्राइज़ कब मिला वो याद रखिए, और फोरसाइट सागा कब पब्लिश हुआ 1922 में वो याद रखिए। कुछ डेट्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको भूलने की आप ज़रूरत नहीं कर सकते, हिम्मत नहीं कर सकते, मत कीजिएगा। फोरसाइट सागा की डेट मत भूलिएगा, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ और नोबेल प्राइज़ कब मिला, ये तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।